माइंड में अक्सर एक क्वेश्चन ये आता है कि BF3 स्टेबल क्यों होता है और एक वीक लुईस एसिड क्यों होता है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन जब हम बोरॉन की बात करते हैं तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जबकि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तब भी ये क्यों स्टेबल है और क्यों अच्छा लुईस एसिड नहीं है, दैट्स अ क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी बॉन्डिंग करता है। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रिपल बॉन्डिंग करता है और एक बॉन्डिंग जो होती है वो कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है जैसे कि हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ये कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल है। तो आइए आज की वीडियो में हम ये जानते हैं कि बैक बॉन्डिंग होती क्या है, कैसे मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट डालती है और किस तरह से मॉलिक्यूल्स का बिहेव बैक बॉन्डिंग की वजह से चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। वेलकम टू स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम शुरू करते हैं आपका नया टॉपिक बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को डिटेल में समझने से पहले हम एक BF3 लेते हैं और उसकी स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा विचार करते हैं। चलो भाई, बोरॉन का जो होता है अपना एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p1। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 7 होते हैं। 9 इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है। 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे सिर्फ इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2p6 हो जाएगा, ऑर्बिट इसकी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या ये स्टेबल होगा, ये देखते हैं। चलो भाई, हम बात करते हैं BF3 की। इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अब बोरॉन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। चलो तो कैसे बॉन्डिंग होती है देखते हैं। बोरॉन के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब ध्यान से देखो, इस तरह की बॉन्डिंग से क्या फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? हाँ भाई हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन बोरॉन के पास क्या रहा, बोरॉन के पास क्या रहा, ध्यान से देखो। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p1 है, ठीक है। 2p1 का मतलब क्या है, अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा, 2s 2p और इसमें 3 ऑर्बिटल, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 है इलेक्ट्रॉन। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं? देखो इलेक्ट्रॉन खाली है, ठीक है भाई। भाई देखो, बोरॉन के पास टोटल आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 कमरे हैं, ठीक है ना। जो बोरॉन का घर है उसके कितने कमरे हैं, 4 कमरे हैं, ठीक है। 4 रूम्स हैं, बोरॉन के पास 4 रूम्स हैं। भाई उसने 2 रूम्स तो उसके भरे हुए हैं। अब यहाँ पर एक एक क्या होता है, फ्लोरीन एटम आ जाता है, ठीक है ना, तो उसके रूम्स भर जाते हैं, ठीक है। एक ये भी फ्लोरीन एटम से जुड़ जाता है। अब बचेगी 2 रूम्स। ये 2 रूम्स खाली जो हैं, देखो एक रूम ये खाली है और एक रूम ये खाली है, ठीक है ना, 2 रूम खाली है उसके। अब वो ये चाहेगा, क्या चाहेगा वो, कि रख सकता है, कोई आए तो उसे आसानी से रख सकता है। भाई तुम घर में हो, ठीक है, तुम्हारे घर में 2 कमरे खाली हैं और अचानक से कोई भी मेहमान आ जाए तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ भाई मेरे पास 2 कमरे खाली हैं, मैं उन्हें रखने की जगह दे दूंगा, वो आराम से रुक जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब होता क्या है, देखो फ्लोरीन की निगाह इधर की ओर पड़ी। फ्लोरीन ने कहा देखो भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 2s में है और p में 5 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं साले, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक और इलेक्ट्रॉन आ चुका है बोरॉन से, ठीक है ना। तो उसके पास क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये कंडीशन है इसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट की। 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह की कंडीशन है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी हम लुईस स्ट्रक्चर पढ़ के आ रहे हैं, सब कुछ पीछे हमने पढ़ा है,
ठीक है, अब होता क्या है देखो, एक बात बताओ, ये 6 लौंडे घूम रहे हैं, 6 लोन पे, कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब उन्हें कोई जगह मिल नहीं रही है, रूम मिल नहीं रहा रहने का, क्या करें? क्या करेंगे? रोड पे शैतानी करेंगे, लड़ेंगे आपस में, परेशान करेंगे। फ्लोरीन कहेगा यार तू मुझे चैन से सोने नहीं देगा, परेशान किया जा रही है, बार बार परेशान किया जा रहा है, चल तुम्हारे लिए एक रूम का इंतजाम करता हूँ, तुम बहुत परेशान कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक रूम का इंतजाम करता हूँ, कम से कम शांति से बैठोगे उस रूम में, सोओगे, आराम से सो जाओगे, खाओगे पियोगे, नहाओगे धोगे, कम से कम मुझे तंग तो नहीं करोगे। बाहर बैठ के मुझे तंग कर रहे हो, पंचायत कर रहे हो सारे के सारे बैठे हुए। ठीक है, क्लोरीन एटम ने ये सोचा, ठीक है तो बहुत सारे थे, कितने सारे हैं, कितना सारा लौंडा है, 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ। एक फ्लोरीन के दिमाग में ये बात आ गई, कुछ करता हूँ इनका इंतजाम, बहुत तंग कर लिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा तंग कर लिया, बस ठीक है, उसने लगा दिया जुगाड़। उसकी निगाह गई बोरॉन पे, यार मेरा जो अभी नया नया दोस्त बना है जिससे मेरी अभी बॉन्डिंग हुई है, उसके पास 2 कमरे खाली हैं, क्यों ना इन दो लड़कों को वहाँ शिफ्ट कर दूँ, बहुत परेशान करते हैं मुझे। उसने उठाया अपने ये 2 लड़के इस कमरे में शिफ्ट कर दिए और ये 2 लड़के इस कमरे में शिफ्ट कर दिए। भैया जाओ तुम बवाल काटो, मेरा दिमाग खा रहे हो, बस काम हो गया। दोनों लड़के एक एक कमरे में शिफ्ट हो गए, आराम से एक कमरे में बंद हो गए, बॉन्डिंग हो गई उनकी। अब वो उसे तंग नहीं कर रहे हैं, 2 हैं, 2 को कह रहा मैं इनको संभाल लूंगा, ये ज़्यादा मुझे तंग नहीं करेंगे, कम से कम 4 तो निपटे, 4 तो निपटे। भैया जितनी जगह होगी तो निपटाएगा, ज़्यादा कमरे नहीं है तो कैसे शिफ्ट कर देगा। और ये भी कंडीशन है कि भैया एक कमरे में 2 ही आ सकते हैं, जिस तरह से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कमरे बने हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लौंडे आ सकते हैं, नहीं तो भैया बहुत झगड़ा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है 2 से ज़्यादा रख पाना, ठीक, क्योंकि वो कमरे इतने छोटे हैं, 2 ही आ सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा आ गया तो एक के ऊपर एक ही सोएगा, आ गई पर्सन में। तो जो है यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाती है, दोनों को एक एक कमरे यानी कि एक एक ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देते हैं। जाओ भैया जाओ, तुम अपने ऑर्बिटल में बैठ के जाओ, मुझे शांति से रहने दो। इसे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब बताओ, जब 4 लड़कों को 2 कमरे मिल गए रहने के लिए, यहां शांति हो गई, पीस हो गया, शांति हो गई, लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं, शांति है, ठीक है, वो आसानी से सो रहा है, यानी कि वो कैसा है, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, काफी हद तक स्टेबल हो गया। और अब एक चीज और गौर करो, इस बैक बॉन्डिंग से क्या ये बोरॉन स्टेबल नहीं हुआ? बोरॉन भी स्टेबल हुआ, उसके जो वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए थे यहाँ पे 2 लौंडा आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो भी स्टेबल हो गया, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ गई, बॉन्डिंग बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ गई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़े नहीं बढ़े, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, ठीक है। और आप जानते हो बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? ऐसे होती है बैक बॉन्डिंग, क्लियर है भैया? जहां देखा खाली कमरे हैं, शैतान बच्चों को वहां शिफ्ट कर दो, बस स्टेबिलिटी आ जाएगी। जब भी बैक बॉन्डिंग आए माइंड में ये बात रखो, शैतान लड़के हैं बहुत तंग कर रहे हैं, उनको कमरा दिला दो एक, शांति से वहां बैठ जाएंगे, परेशान तो नहीं करेंगे, और आगे से कुंडा लगा दो, भाग के भी नहीं जाएंगे, ठीक है, डेट इज बैक बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है, किन के बीच में होती है भाई, किन के बीच में होगी बैक बॉन्डिंग? थोड़ा सा दिमाग लाओ। जिसके पास लोन पेयर, जिसके पास शैतान लौंडे होंगे, सपोज कर उसके पास लड़के ही नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो उसे परेशान करें, तो उनको क्या वो बिठाने के लिए कोई देगा? अब भाई लड़के अन्यथा ना ले, लड़कियां भी हो सकती हैं शैतान, ठीक है ना, कुछ बच्चियां बहुत शैतान होती हैं,
ठीक है, जैसे लड़के शैतान होते हैं ऐसे लड़कियां भी शैतान होती हैं। इसलिए लड़के अन्यथा ना ले कि मैडम सिर्फ हमको ही कहे जा रही हैं, एज जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके समझने के लिए। तो देखो, दो बच्चे कह सकते हो या दो लड़के लड़कियां कुछ भी कह सकते हो, वो जब ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास अवेलेबिलिटी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि जिनके पास शैतान बच्चे हैं, वही तो एडजस्ट करने की सोचेंगे, उन्हें एक कमरा उन्हें दिला दें ताकि वो शांति से रह सके, मुझे तंग ना करें। दूसरी चीज़, भाई दूसरे एटम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि खाली कमरे तो होने चाहिए ना। जब खाली कमरे होंगे तभी तो उनको रहने की जगह मिलेगी, तो यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यानी कि अगर एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे एटम के पास खाली कमरे होने चाहिए, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। दो शर्तें आपको याद हो गई ना याद? ठीक है, आप तीसरी शर्त पे आ जाओ। ऐसी कंडीशन कहाँ मिलेगी भाई, ये भी तो बताओ, ऐसी कंडीशन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी कंडीशन? देखो, पहली कंडीशन हमने क्या बताई, एक्स्ट्रा बच्चा हो, यानी कि लोन पेयर। पहली कंडीशन ये क्या है आपकी कंडीशंस, एक्स्ट्रा बच्चा। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, क्या होना चाहिए, वैकेंट रूम्स होने चाहिए, यानी कि ऑर्बिटल। आ रही बात समझ में? ठीक। तीसरी कंडीशन क्या लाई करती है, तीसरी कंडीशन कहती है भैया कहाँ मिलेगा ये जुगाड़ कहाँ होगा, ये जुगाड़ होगा कहाँ मिलेगा, ये होगा सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में। एक एटम हो सेकंड पीरियड का, ठीक है, ये तो मस्ट है कंडीशन कि सेकंड पीरियड का होना ही होना चाहिए। और अदर एटम, एक एटम सेकंड पीरियड का और अदर एटम जो है सेकंड या थर्ड पीरियड का, ठीक है। यहां पर जो बॉन्डिंग होगी दैट इज टू स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात? बस ये तीन शर्तें हैं, ठीक है ना, तीन शर्तें हैं। अब एक बात बताओ, एक शर्त और हम जोड़ते हैं, चलिए इसमें एक शर्त क्या जोड़ते हैं, अगर इस कमरे में आग लगी हुई हो तो क्या ये दो लौंडे रुक पाएंगे? एक तो वैसे ही दोनों का दिमाग गर्म है, तब से लड़े जा रहे हैं, तंग किए जा रहे हैं, अब वहाँ कमरे में वैसे ही आग लगी हुई है, ठीक है, गर्मियों का मौसम है, तो रुक पाएंगे नहीं ना। तो यानी कि कैसा होना चाहिए, कमरा ठंडा होना चाहिए। ठंडा होना चाहिए यानी कि उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। रूम कैसा होना चाहिए, कमरा कैसा होना चाहिए, रूम में एसी होना चाहिए, यानी कि एनर्जी लो होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? बस यही शर्तें हैं, ये चार शर्तें हैं जिसकी वजह से हम जो है बैक बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए चाहे, नहीं तो मैं अभी लिखवा दूंगी। रूम में क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए, यानी कि लो एनर्जी। कहने का मतलब ये है, जो चार शर्तें हमारी क्या बनी, एक तो हमारे पास एक एटम के पास लोन पेयर होना जरूरी है, दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होना जरूरी है, अब चाहे वो पी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल हो। तीसरी शर्त यह है कि एक एटम सेकंड पीरियड का होना बहुत जरूरी है और दूसरा एटम सेकंड हो या थर्ड हो चलेगा फॉर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी नहीं है सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट की, तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड का भी एलिमेंट चल सकता है, लेकिन वहां बैक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि कमरा ठंडा होना चाहिए, इट मीन्स ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, लो एनर्जी ऑर्बिटल होना चाहिए। चार कंडीशंस आपको क्लियर हुई? बस पांचवी कोई है ही नहीं, पांचवी कोई है ही नहीं। क्लियर होगी बात? आगे बात सुन में, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर समझाने के लिए थी, आप इसे मत बनाइए, जो बनेगी स्ट्रक्चर वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से, ठीक है ना। पहले आप उसके बारे में लिख लीजिए।
लिखिए, बैक बॉन्डिंग is a type of weaker pi bond. It is a type of weaker pi bond formed by sidewise overlapping of filled orbital with empty orbital of adjacent bonded atom in a molecule. ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए, अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्या है, एक ये टाइप है वीकर पाई बॉन्ड का टाइप है। पाई बॉन्ड कैसा है हमारा, वीक है। ठीक है, अब उस वीक पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। कैसे हो रही है, अभी हम स्ट्रक्चर से समझते हैं इसको। ठीक है ना, लिख लेना आपने। चलिए, अभी हमने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल BF3 का ही लिया था, चलिए वही ले लेते हैं। BF3 का इस तरह से है स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अभी हमने क्या बताया आपको कि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब आप कहोगे कि आपने मैडम ये क्यों बना दिए गोल गोल लट्टू, उसके ऊपर लोन पेयर दिखा रही हैं आप। वो हम इसलिए दिखा रहे हैं बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये दो हैं, देखो F का 9 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p5। देखो आप रटा मत करा करो, एक एक चीज़ को समझा करो। मैंने ऐसा क्यों बनाया, मैं एक एक चीज़ बताऊंगी, क्योंकि होता क्या है, नहीं बताते हैं अक्सर टीचर, तो बच्चे रट लिया करते हैं उस चीज़ को, फिर वो भूल जाते हैं टाइम आने पर। देखो आप इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इसमें हो गए 5, इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब देखो ये क्या है, ये s ऑर्बिटल के हैं, ये दोनों मैंने छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड होता है। s ऑर्बिटल कैसा होता है, गोला होता है। p ऑर्बिटल कैसा होता है, p ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, डम्बेल शेप्ड होती है। यही वजह है कि हमने इसको इस लूप में इस तरह से दिखाया है, क्योंकि देखो ये 2 ऑर्बिटल कैसे आए, डम्बेल शेप में। ये p ऑर्बिटल है, इसलिए हमने को इस तरह से दिखा दिया कि ये ऑर्बिटल्स हैं जिसमें ये रह रहे हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, ये भी एक ऑर्बिटल है जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। ठीक, अब चूंकि ये p ऑर्बिटल में, तो p ऑर्बिटल में कैसी होती है, हमने ओवरलैपिंग का टाइप पढ़ा था। किस में पढ़ा था हमने भला, BBT में पढ़ा था ओवरलैपिंग का टाइप। कैसे पढ़ा था, एक तो होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, इस टाइप से p ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक होती है लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग, हमने पढ़ी थी। तो हमेशा आपको याद रखना है बैक बॉन्डिंग कैसी होती है, ये ना होकर कैसी होती है, साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है। बैक बॉन्डिंग में कैसी ओवरलैपिंग होगी, लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, चाहे आप लिख भी लीजिए इस बात को। तो देखो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, बोरॉन का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, बोरॉन का 5 है, 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर p ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो जो F से बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ F किससे बॉन्डिंग हो गई बच्चे, ये 2 हमारे ऑर्बिटल, तो हम उसको यहाँ खाली ऑर्बिटल के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, सॉरी, दिखा दो आप खाली ऑर्बिटल के रूप में इस तरह से। ठीक है, ये हमने दिखा दिए, इसके भी 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। अब क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या बताया था, ये 2 शैतान बच्चे, इनको यहाँ घर मिल जाएगा, यहाँ पे इनको कोई घर ही नहीं है, तो यहाँ इनको घर मिल जाएगा, बस बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये गौर करो, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैक बॉन्डिंग करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने दिया है एग्जाम्पल। बोरॉन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आप देखो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बैक बॉन्डिंग यहाँ हुई, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 6 और 2 जोड़ के कितने हो गए, 8 हो गए। अब क्या इसे और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है?
क्या इसे और चाहिए? नो, अब नहीं चाहिए। तो क्या ये बैक बॉन्डिंग होगी? नो। क्लियर हो गई बात? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप कहोगे ये भी तो है, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन क्या अवेलेबिलिटी है? अवेलेबिलिटी है वैकेंट ऑर्बिटल की? ये भी तो हमें देखना है। ऐसे बहुत सारे अभी एग्जांपल्स आएंगे, अक्सर आते हैं कि जिसमें ये पूछा जाता है क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये भी तो जानना हमें जरूरी है, बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही है। हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होनी ही होनी, तो ये भी तो आना चाहिए आपको। इसलिए अब ध्यान रहेगा, माइंड में स्ट्राइक रहेगा कि अभी तो बताया था, अब बिल्कुल मना कर दिया। इट मीन्स क्या कि बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है भाई, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अगर आ सकते होते, यस बिल्कुल होती बैक बॉन्डिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल होती बैक बॉन्डिंग, कोई नहीं रोक सकता था इस बैक बॉन्डिंग को। अगर इसमें स्पेस होता जरूर होती बैक बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात? समझ में आई बात कि किन केसेस में बैक बॉन्डिंग होती है और किन केसेस में नहीं होती है। ठीक, अब यहां तो बैक बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। अब उससे होता क्या है, हमने क्या पढ़ा था, यहां पर लोन पेयर है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, लो एनर्जी ऑर्बिटल है। ये देखो फ्लोरीन किसका है, ये सेकंड पीरियड का है और बोरॉन भी सेकंड पीरियड का है। अब किसकी बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और कैसी होगी, कितने टाइप्स की होगी, पहले आप इसकी कंडीशन लिख लो। आपने ये डायग्राम बना लिया, ये BF3 का है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। BF3 आपने एग्जांपल सुना है, BeCl3 भी तो होता है। अंतर क्या है, ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है क्लोरीन। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं कैसे बना। BeCl3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गई। भाई क्लोरीन के पास भी कितने एटम हैं, 7 एटम है ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है ना। एक इससे बॉन्डेड हो गया, बाकी 6 ये बचे, ठीक। अब बोरॉन के पास जो उसके वैकेंट 2 ऑर्बिटल्स हैं, कितने बैक बॉन्डिंग होगी बताओ, जल्दी बताओ कितनी होगी। कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6, बस ये 2 लोन पेयर ही अपने पास रख पाएगा। उसका कहेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं रख सकता, मेरा पेट भर गया, मैं इससे ज़्यादा रोटी नहीं खा सकता, या 8 से ज़्यादा रोटी कोई नहीं खा सकता, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? ठीक, तो यही बताना है आपको कि कहीं आप जल्दबाजी में ये गलती ना कर दो कि देखिए 2 ऑर्बिटल्स खाली हैं भाई, ये दिख रहे हैं हमें तो घुसा दो उसमें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हो गई, ये 2p का है, ये 3p का है, तो 3p पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग। और यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हुई है, यहाँ पे हुई है 2p पाई एंड 2p पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर हो गई ये बात, आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इसकी कंडीशंस लिखते हैं। लिखिए इसकी कंडीशंस। 1 एटम must be from second period, other atom from second/third period for strong back bonding. If it is of 4th/5th period, it leads to weak back bonding, ठीक है। थर्ड कंडीशन है 1 atom should have lone pair and other atom
शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल p का भी हो सकता है और d का भी हो सकता है। द एक्सेप्टर एटम, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, द एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव लो एनर्जी एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लियर होगी बात? लो एनर्जी एम्प्टी ऑर्बिटल। चलिए, ये हो गई रिक्वायर्ड कंडीशन। अब चलते हैं हम इसके टाइप्स पर। टाइप्स कितने हैं इसके? बैक बॉन्डिंग के टाइप्स। भाई देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, किस किस के बीच में होती है? एक तो हमारा हो गया पहला टाइप पी पाई बैक बॉन्डिंग, दूसरा टाइप डी पाई बैक बॉन्डिंग, एंड तीसरा टाइप इज डी पाई एंड डी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये दोनों जो होती हैं ये होती है कोवलेंट कंपाउंड्स में, इन कोवलेंट कंपाउंड्स। और जो डी पाई होती है ये होती है हमारे जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। क्लियर है बात? तो ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब फॉर एग्जांपल अभी हमने पी पाई का एग्जांपल पढ़ा था BF3, ठीक है, BCl3, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, स्ट्रेंथ की बात करें। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ का वही क्या हिसाब किताब है। स्ट्रेंथ की हम बात करें तो स्ट्रेंथ का जो रूल लगता है वो ये है 2p पाई सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उससे कम होता है 2p पाई 3d पाई, और उससे कम होता है 2p पाई 3p पाई। ये आपको याद रखना है, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर आप लिख लो ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम पे, कौन सा ज़्यादा होता है। देखो आप सेकंड पीरियड, ये 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, सेकंड पीरियड, पाई बॉन्ड बन रहा है और p ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है ना। कैसा बॉन्ड है? बैक बॉन्डिंग है। तो इसमें जो है जो बैक बॉन्डिंग है ये दोनों सेकंड पीरियड के हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। जितना छोटा पीरियड होगा, कम पीरियड होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़े, थर्ड पीरियड के एलिमेंट आ गए अब यहाँ पे, तो उनसे कम, उनकी जो स्ट्रांगनेस होगी कम हो जाएगी। अब इन दोनों की बात करते हैं, सॉरी ये इस तरह से, अब हम इन दोनों की बात करते हैं कि क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये 3p पाई से ज़्यादा स्ट्रांग क्यों होता है। आप इस पर कुछ भी लिख लो, ब्लॉकबस्टर लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, कुछ भी लिख लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये लिखो, वाई लिखो। चलो मैं लिख रही हूँ इसको, क्वेश्चन ये लिखो, क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन है वाई 2p पाई एंड 3d पाई बैक बॉन्डिंग इज stronger than 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि ऐसा क्यों होता है भाई? देखो इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न समझने के लिए पहले इसकी स्ट्रक्चर समझनी होगी, क्या चीज़ है। ठीक, ये जो हमारा है ये 3D से, और ये हमारा बन रहा है 3p पे। D की स्ट्रक्चर कैसी होती है? D ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है? D ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होता है, और p ऑर्बिटल कैसा होता है? इस तरह से। अब एक सपोज करो, यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है ना। लड़की खड़ी है, लहंगा पहने हुए, हाथ में अपनी वरमाला लिए हुए, ठीक है ना। एक लड़का
अपना सिर ऐसे झुका लेता है, ठीक है, लड़का अपना सिर ऐसे झुकाता है, फिर उसके दोस्त कहते हैं नहीं 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 तू मत झुका मत झुका, सीधा हो जा सीधा हो जा सीधा हो जा सीधा हो जा, तो वही फिर वो अगली कंडीशन में सीधा हो जाता है। अब किसके गले में ये माला डालना आसान है, जो थोड़ा सा झुक गया है या जो स्ट्रेट खड़ा है? किसके में ये माला डालना आसान है, बताओ, खुद बताओ भाई। जो झुक गया उसके माले में डालना आसान है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक, और यही इससे बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आई बात कि ऐसा क्यों होता है? माला इसकी में आसानी से पड़ गई, स्ट्रांग बॉन्डिंग, यहाँ मुश्किल से पड़ रही है, बेचारी को कूदना भी पड़ रहा है, डेट इज वीक बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात? वही हिसाब यहाँ पे है भाई। यहाँ क्या है, डी ऑर्बिटल में बेंट हो जाते हैं दोनों ऑर्बिटल। कैसे होते हैं, 4 लोब होने की वजह से बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं, झुकने की वजह से जो होती है बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, और यहाँ पर नहीं झुक पाते, स्ट्रांग नहीं हो पाती है। कैसे, देखो ये है हमारा डी ऑर्बिटल। जब इसके पास पी ऑर्बिटल आएगा तो देखो बॉन्डिंग अच्छी तरह से हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। अब यही मैं इसकी जगह ये कर दूं, ये वाला, तो हमें और पास लाना पड़ेगा, और पास लाना पड़ेगा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। खेल किसका है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का। यहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसके केस में कैसी जाती है, कम हो जाती है, और इसके केस में जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसी केस में क्या हो रही है, कम, और यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़। यही वजह है कि 2p पाई 3d पाई ज़्यादा स्ट्रांग होता है 2p पाई 3p पाई से। क्लियर हो गया फिनोमेना, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपके टाइप्स एंड स्ट्रेंथ। अब बात ये आती है डायरेक्शन कैसी है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन। अभी तो हमने एक ही डायरेक्शन पढ़ी, फ्लोरीन या क्लोरीन से बोरॉन तक, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। क्या सेंट्रल मेटल एटम भी इलेक्ट्रॉन देता है? तो इसलिए हमारी 2 कंडीशंस बनती हैं यहाँ पे। क्या बनती हैं, सराउंडिंग टू सेंट्रल एंड सेंट्रल टू सराउंडिंग्स, ठीक है। सराउंडिंग टू सेंट्रल अभी आपने BF3 में पढ़ा ही कि हमारा इस तरह से ये बना हुआ है, इसकी ये 2 हैं, 6 लोन पेयर हैं, और एक लोन पेयर जो है इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये तो हमारी सराउंडिंग टू सेंट्रल हो गई, कि सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग का है। क्लियर है? अब कुछ केस में भाई सेंट्रल टू सराउंडिंग भी होगा, भाई क्यों नहीं होगा। लेते हैं हम ट्राइसिलाइल एमीन में लेते हैं NSiS3 का होल थ्राइस, इसका नाम क्या है, ट्राइसिलाइल एमीन। इसमें क्या कंडीशन होती है, देखो नाइट्रोजन यहाँ सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। यानी कि p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला के हमारे पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसके साथ, SiS3 के साथ बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। और 2 जो हैं लोन पेयर की फॉर्म में अपने ऑर्बिटल में रहते हैं। होगा इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5, 1 2 3 4 5, लेकिन इसका देखो ऑक्टेट क्या कंप्लीट है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आप ये कैसे पता लगाओगे सेंट्रल टू सराउंडिंग है या सराउंडिंग टू सेंट्रल है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, पता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो, और उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि वो क्वेश्चन बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं
स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ क्लियर नहीं होती, जिससे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होते जाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है सराउंडिंग टू सेंट्रल है या सेंट्रल टू सराउंडिंग है, ये हम कैसे पता लगाएं। पहला क्वेश्चन, कौन भैया लोन पेयर अपना देगा, कौन लेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। किधर से किधर को बैक बॉन्डिंग जाएगी, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो आइए इसको समझते हैं। किसको समझते हैं? इसको समझते हैं। यहाँ देखो, आप इसको समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ देखो। मैंने इससे कहा सराउंडिंग टू सेंट्रल है। अब आप क्वेश्चन करोगे क्यों सेंट्रल टू सराउंडिंग क्यों नहीं हो सकती, बोरॉन अपने फ्लोरीन को क्यों नहीं दे सकता। तुम ये बताओ, फ्लोरीन के पास जगह है? फ्लोरीन के पास जगह है? फ्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं। उस बेचारे को एक चाहिए, उसे एक मिल गया, ठीक। फिर भी उसके पास लोन पेयर है, घर में रखने की जगह नहीं, तभी तो लौंडे बाहर घूम रहे हैं, तभी तो उनके लिए उसने एक रूम का बंदोबस्त कराया। अब बताओ पॉसिबल है सेंट्रल से सराउंडिंग? ना। तो कौन सी होगी? सराउंडिंग टू सेंट्रल, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यानी कि हमें ये देखना है वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है। जहां पर खाली जगह होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बस कुछ नहीं देखना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस तुम ये देखो, जब भी इस टाइप की कंडीशन आए कि हम ये पता लगाएं सराउंडिंग टू सेंट्रल है या सेंट्रल टू सराउंडिंग है, बस इतना देखो कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। अब यहाँ देखो उस केस में, अब यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस समय आउटरमोस्ट ऑर्बिट में? 1 2 1 2 3 4 5, ठीक। बॉन्डिंग करी इन तीनों से, एक इसका लिया 6 7 8 हो गए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। इसे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। जब और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो क्या किसी और के इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रख सकता, बात खत्म हो गई। यानी कि ये लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या क्वेश्चन आता है, क्या ये दे सकता है? ध्यान से देखो, इसके पास लोन पेयर है, दे सकता है, देगा। कैसे देगा? अब देखो कैसे देगा। सिलिकॉन की बात करें अब हम, इसको आपने लिख लिया, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? कार्बन फैमिली का है 14 होता है। वेरी गुड। 1s2 2s2 2p 6, ये तो भरा हुआ है। 3s2 3p, वो तो कितने होंगे? 2। बात समझ में आ रही है? 3p 2। इट मीन्स क्या? s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ये खाली है, एक कमरा खाली है। नाइट्रोजन की तिरछी निकाल गई, भैया एक कमरा खाली है, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन रखने की जहाँ जगह है। और भैया एक एक कमरा सब पे खाली है, इस पे भी एक कमरा खाली है, इसके पास भी एक कमरा खाली है, इसके पास भी एक कमरा खाली है। तो उसने कहा भैया ठीक है, मैं अपने 2 लड़कों को यहाँ भेज रही हूँ, बहुत हो गया, बहुत शैतानी कर ली तुमने, मैं दोनों को यहाँ भेज रही हूँ और बॉन्डिंग कर रहा हूँ। सिलिकॉन ने कहा भैया आ जाओ, मुझे भी स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे भी कुछ लड़के मिल जाएंगे तो मेरा भी किराया भाड़ा हो जाएगा, मुझे भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। चलो भाई चलो कर लेते हैं बॉन्डिंग। और ये उठ के इस सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेता है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की एबिलिटी है। शर्तें देखो, अब कंडीशन सारी लग रही है। नाइट्रोजन के पास एक एटम के पास लोन पेयर है। दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। लो एनर्जी ऑर्बिटल है, तभी तो इलेक्ट्रॉन आ पा रहा है, ठीक है। और कंडीशन क्या है बताओ? और कंडीशन क्या है? ये सेकंड पीरियड का है नाइट्रोजन और ये थर्ड पीरियड का है। कंडीशन फुलफिल हो रही है, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? तो अब ये कैसी हुई? सेंट्रल टू सराउंडिंग। ये सेंट्रल एटम है और किधर की ओर गई? सराउंडिंग की तरफ, तो ये कहलाएगी सेंट्रल टू सराउंडिंग बैक बॉन्ड। आई बात समझ में? तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो होगा हमारे टाइप्स डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग के, ये किस तरह से होती है, सराउंडिंग टू सेंट्रल एंड सेंट्रल टू सराउंडिंग। अब एक चीज और समझनी है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, यहां से अब इलेक्ट्रॉन पेयर हट गया, ठीक है ना। अभी ये स्ट्रक्चर कैसी थी देखो, अब इसमें जरा हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कितना आएगा? दोनों 2 तरीके हाइब्रिडेशन के मैंने बताए थे, ठीक है। कैसा बताया था? एक याद हो आपको कैसा बताया था? एक तो मैंने बताया था कि जो है हम निकालेंगे किससे? फॉर्मूले से, और एक हम निकालेंगे स्ट्रक्चर से। दोनों तरीके से निकाल लो।
फॉर्मूले से निकालो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर में एटम कितने हैं 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यहाँ मोनोवैलेंट एटम तो है नहीं, यानी कि फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला सब जगह अप्लाई नहीं होता है, कुछ कंडीशंस में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे अप्लाई हमारा नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो खुद एक मॉलिक्यूल है SiS3, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ स्ट्रक्चर से निकालेंगे, यानी कि सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर सिग्मा कितने 1 2 3 3 प्लस लोन पेयर कितना 1 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर हो गई बात, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडेशन की कैसी स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और दिख भी रही है आपको टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल दिख रही है। अब जब यहाँ से एक लोन पेयर हट गया तो स्ट्रक्चर कैसी हो गई भाई, मैंने ये लोन पेयर हटा दिया तो क्या ये तीनों ये सिमटे रहेंगे। लोन पेयर इन पे रिपल्सिव फोर्स डाल रहा था, रिपल्सन फोर्स डाल रहा था, जिसकी वजह से इनका एंगल 109 डिग्री हो गया था, ठीक है ना, पास पास आ गए थे। अब ये हट चुका, हिटलर हट गया, लोन पेयर हट गया, तो क्या ये इतने सिमटे रहेंगे, नहीं जी, फैल जाएंगे। अब क्या करेंगे, फैल कर आराम करेंगे। जैसे कहते हैं ना, कमरे से जब एक रूम में 3-4 लड़के रह रहे थे, एक लड़का चला गया तो 3 जो है फैल के आराम करते हैं, कैसे हाथ पैर फैला के आराम करते हैं, तो वही स्ट्रक्चर हो जाएगी इनके, फैल जाएंगे। ये कैसे फैल जाएंगे, कुछ इस तरह से फैल जाएंगे, तीनों अपने मनचाही पोजीशन को गेन कर लेंगे, SiS3 SiS3 SiS3, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कहाँ दिखाएं हम। अब एक चीज़ और समझो, एडिशनल चीज़, ये स्ट्रक्चर अभी पूरी नहीं है, एडिशनल चीज़ समझो। देखो नाइट्रोजन के पास बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ तक है। भाई कहेगा मैं तो इससे बनाऊंगा, 2 लड़के कह रहे नहीं हम तो इस वाले SiS3 के पास रहेंगे, एक बोला नहीं हम तो इसके साथ रहेंगे, वो कह रहे नहीं हम तो इसके साथ रहेंगे। नाइट्रोजन का झगड़ा खत्म करो, तीनों के साथ करते हैं, कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ, डेट इज मीन रेजोनेंस। क्या हो गया, रेजोनेंस। कभी नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग, देखो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कभी नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग इसके साथ कर रहा है, ठीक, दूसरी कंडीशन में नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग इसके साथ कर रहा है, ठीक, तीसरी कंडीशन में नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग इसके साथ कर रहा है, ठीक है। तो अब हम कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, रेजोनेंस दिखा दो, ये हो गई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ। अभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ के आ रहे हैं, क्लियर कर रही है बात, समझ में आ रही है बात, दिमाग में घुस रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो तीनों के साथ हो सकती है बैक बॉन्डिंग, तो ये हो गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है, दिमाग में घुस गई, ठीक, बस घुसनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब इसमें ये बताओ कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3, sp2 हाइब्रिडेशन, बैक बॉन्डिंग को हम इसमें नहीं लेंगे। क्लियर होगी बात, बैक बॉन्डिंग को हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो कितना आ गया, लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, 3 + 0, 3 का मतलब sp2, यानी कि स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लानर। तो देखो बैक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ा, क्वेश्चन ये आता है ट्राइसिलाइल एमीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। कुछ नहीं करते बच्चे, ये बनाते हैं और सटाक से लिखते हैं sp3 टेट्राहेड्रल, क्वेश्चन गलत। ये कंपटीशन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लिख लो, उस पर ऊपर लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं sp3 लिख देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि है क्या एक्चुअल में sp2 है। क्यों, बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने से लोन पेयर हट गए अपनी जगह से और बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर आ गई, डेट इज ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है ना। एक प्लेन की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी नहीं होगी, 3D से ज़्यादा 2D स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है, डेट इज ट्राइगोनल प्लानर। क्लियर हो गई बात, तो ये होगी हमारी डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग। आ रही ना बात आपको समझ में, तो ये कंप्लीट हो गया आपका बैक बॉन्डिंग। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, हाँ
जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। ये नोट कर लिया ना आपने। चलिए एक दो पॉइंट्स और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के बेस पर पूछ लिया जाता है। स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए आप क्या होगा। क्वेश्चन आपको दे दिया BF3। पहले तो ये बताना है कि ऐसे में बैक बॉन्डिंग हो रही है। पहले तो ये बताओ कि ऐसे में बैक बॉन्डिंग हो रही है, अगर हो रही है तो किस टाइप की हो रही है, और किस टाइप की हो रही है तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है। समझ में आ रहा है कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन से एग्जाम में? IIT JEE और नीट के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए बैक बॉन्डिंग का, किस में ज़्यादा है, किस टाइप की है। यहाँ देखो B और F 2 पाई 2p पाई 2p पाई। यहाँ देखो B 2p पाई, ये थर्ड पीरियड का 3p पाई। इस तरह से निकाल पा रहे हो। 2p पाई, ये फोर्थ पीरियड का ब्रोमीन 4p पाई। यहाँ देखो बोरॉन 2p पाई और आयोडीन फिफ्थ ग्रुप का, फिफ्थ पीरियड का 5th p पाई। इस तरह की बैक बॉन्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, जितना छोटा होगा पीरियड हमारा, यानी कि कम होगा सेकंड या थर्ड, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। यानी कि बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किसमें? BF3 में, उससे कम और उससे कम। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है इसमें, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए आप इसमें। ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो ऑर्डर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। BF3 BCl3, क्या यही ऑर्डर होगा जो स्ट्रेंथ का, या कुछ और होगा? अब मुझे आप एक बार बताओ, बैक बॉन्डिंग क्यों हो रही है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रही है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, BF3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कर रहा है, यानी कि वो ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बंधा हुआ है। BI3 सबसे कम स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, क्या वो और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? पहले कॉन्सेप्ट समझो, लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं। देखो बच्चों, लुईस एसिड जो होते हैं वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और लुईस बेस वो बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है ना। एसिड बेस की नई डेफिनेशन है, आपने नहीं पढ़ी हो तो मैं उसको रिकॉल कर दूं कि एक तो जो H देते हैं वो एसिड होते हैं, जो H लेते हैं वो बेस होते हैं। और मॉडर्न परिभाषा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब ये इसने बैक बॉन्डिंग कर ली और ये स्टेबल हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा? और BI3 की बात करो, इसकी बैक बॉन्डिंग सबसे वीक है, यानी कि ये अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा? ऑब्वियसली ले लेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा और ये नहीं लेगा। तब खुद समझ जाओ स्ट्रेंथ कहाँ हो जाएगी, ये ज़्यादा लुईस एसिडिक होगा और ये सबसे कम होगा, तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये बन जाएगा। बात क्लियर हो रही, समझ में आ रही है? यानी कि जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्टेबल, और जब अपने आप में स्टेबल हो गया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो सबसे वीक लुईस एसिड। इसमें सबसे वीक बैक बॉन्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको देख लीजिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, कंपटीशन की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक, अब ये तो हो गया बोरॉन में। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, क्या उसमें बैक बॉन्डिंग होती है? हाँ भाई होती है। किस तरह से होती है ये देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 6। देखो अब अगर मैं इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाती हूँ तो कितने हो गए इसके पास? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है
कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को दे देता है, दैट इज बैक बॉन्डिंग, बना लेता है। अब ये इस बैक बॉन्डिंग से क्या हो गई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन हो गई, और किस तरह से, इस तरह से। बात क्लियर हो गई। अब कार्बन के पास कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, और बैक बॉन्डिंग से आया 2 और 8 हो गए, और इसके पास अपने 8 है ही हैं, यानी कि स्टेबल हो गया ये मॉलिक्यूल, बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें। क्लियर हो गई बात। इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड में बैक बॉन्डिंग होती है। और किस टाइप की बैक बॉन्डिंग होगी, देखो कार्बन भी सेकंड पीरियड का 2p पाई, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का 2p पाई, 2p पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग होती है। क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये हो गया आपका चैप्टर बैक बॉन्डिंग टॉपिक। ठीक है, छोटा है लेकिन खोटा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।